आज की इस क्लास में दोस्तों आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश के टॉप 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में दोस्तों आप लोग खुद को चेक कर सकते हैं आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इससे दोस्तों आपको पता लगेगा कि आपकी इंग्लिश में कितनी तैयारी हो पाई है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है इट हैज़ बिन रेनिंग डैश यस्टरडे मॉर्निंग। दोस्तों डैश के स्थान पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का। तो देखिए दोस्तों जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें दोस्तों जब समय का बोध होता है ना तो हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों कि जब डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है तो वहाँ पर दोस्तों हम सिंस का यूज़ करते हैं, और इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का बोध जिस सेंटेंस से होता है तो उसमें दोस्तों हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा यस्टरडे मॉर्निंग जो है ना इससे दोस्तों हमें डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का पता चलता है, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का भी एक टाइम होता है कुछ घंटों के लिए, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड है ये हमारा दोस्तों डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सिंस इज यूज बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक ना। निश्चित समय बिंदु के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द डेज, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। नेम ऑफ द मंथ्स, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आई हैव बीन इन दिल्ली डैश 2005। तो यहाँ पर निश्चित समय की बात की जा रही है तो इसके लिए यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। दोस्तों इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। एंड में जो है ना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं प्रीपोजिशंस के, तो प्लीज़ दोस्तों उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस में दोस्तों हमें बताना है दिस क्या है, दिस नॉन है, प्रनॉन है, एडजेक्टिव है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों सेंटेंस में जो है ना प्रयोग कैसे किया गया है ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए दिस का प्रयोग दोस्तों बुक से पहले किया गया है और बुक हमारा नॉन है, और नॉन या प्रनॉन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर दिस दोस्तों नॉन की विशेषता बता रहा है, मतलब उसको पॉइंट आउट कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, ठीक है ना। तो दिस यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ना डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि पॉइंट आउट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं जो नॉन को पॉइंट आउट करते हैं वैसे वर्ड्स को हम जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं, जैसे दिस, डैट, दिस, दोज, ये सारे वर्ड्स, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर दिस तो प्रनॉन भी होता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए दिस के तुरंत बाद दोस्तों अगर कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है ना तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दिस जो होगा वो हमारा प्रनॉन हो जाएगा, अगर इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है। अगर दिस का प्रयोग नॉन के पहले किया गया हो और उसके बारे में कुछ भी बता रहा हो तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ पर है ना। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि दिस का प्रयोग जो है ना देखिए प्रनॉन का प्रयोग नॉन के स्थान पर होता है ना कि उससे पहले। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट क्या है, ये कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए ये तो हम जानते हैं एडजेक्टिव चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव है। अब ये कौन सा है, तो देखिए मैंने दोस्तों आपको न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ाया था और उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि न्यूमरल एडजेक्टिव भी जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। और डेफिनिट के अंतर्गत भी दोस्तों दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, एक कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल से हमें निश्चित संख्या का पता चलता है, जैसे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, और ऑर्डिनल में ऑर्डर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो ऑर्डिनल होगा ये हमारा, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जो कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। देखिए एडजेक्टिव की जो दोस्तों हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने एडजेक्टिव के बारे में डिटेल से पढ़ाया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो प्लीज़ दोस्तों उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव के जो है दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट, और इसके अंतर्गत दो प्रकार के आ जाते हैं। अब वर्ड्स कौन से आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना। इसके दो प्रकार होते हैं डेफिनिट में, कार्डिनल और ऑर्डिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही कम्स हेयर 2 टाइम इन अ वीक। अब दोस्तों इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले ये बताना है, देखिए हेयर जो है ना यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो देखिए एडवर्ब के भी दोस्तों कई प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, जैसे एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिससे हमें समय का पता चलता है ना, जैसे वीक हो गया। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिससे दोस्तों हमें स्थान का पता चलता है। जो देखिए आप सभी जानते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव और दोस्तों वर्ब की विशेषता बताता है। तो वर्ब कोई कार्य हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे में हमारा मेनर आ जाता है, कहाँ हुआ वो प्लेस में आ जाता है, और कब हुआ वो टाइम में अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए ही कम्स हेयर,
वह यहाँ आता है। तो हेयर, तो इससे कोई काम हो रहा है, क्रिया कोई हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, यहाँ, मतलब आने का कार्य यहाँ हो रहा है, तो हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ब टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है फ्लुएंटली ये कौन सा एडवर्ब है। ठीक है ना, देखिए वह जो है इंग्लिश बोल सकता है, वे लोग, दे का इस्तेमाल आप सभी जानते हैं एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो वे लोग भी कह सकते हैं या वे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मतलब यहाँ पर इससे फ्लुएंटली वर्ड से हमें क्या पता चलता है, जो कार्य हो रहा है ना उसके करने के तरीके का पता चलता है, विधि का पता चलता है, तो वो स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है ना, फ्लुएंटली। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे मेनर के अंतर्गत आ जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मेनर। ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स मेनर के अंतर्गत आते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है एंड जो है ना ये क्या है हमारा। तो अगर आपने दोस्तों कंजक्शन टॉपिक पढ़ा है तो ईजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए कंजक्शन टॉपिक्स के अंतर्गत देखिए कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत जो है ना इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए कम्युलेटिव जो होते हैं ना कंजक्शंस, इसके अंतर्गत देखिए कैसे वर्ड्स आते हैं, एंड आ जाता है, बोथ आ जाता है, एंड इसके साथ बोथ के साथ हमेशा एंड का ही यूज़ होता है, एज वेल एज आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है। इन सभी ये सभी वर्ड्स कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बताना है एंड जो यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में ये क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन में जो है ना सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स दे दिए जाते हैं, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा कंजक्शन है, तो फिर आप कैसे बताएंगे, तो आपको पता होगा तभी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो कंजक्शन यूज किया गया है नॉट ओनली बट आल्सो, ये कौन सा है। ठीक है ना, देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों सेवरल के बाद जो है स्टूडेंट यूज़ होगा या स्टूडेंट्स यूज़ होगा, ये मुझे आप लोग बताइए। तो देखिए आप दो तरीके से इसको पहचान सकते हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा जो है प्लूरल है, आर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, तो स्टूडेंट होगा। और दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि दोस्तों हम जो है ना देखिए सेवरल जो है ना ये दोस्तों हमारा जो है न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है इंडेफिनिट में, जहाँ पर हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, पता तो चलता है कि है कुछ संख्या है लेकिन निश्चित नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये जो है ना ये हमारे जो है काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या का बोध कराने वाले के वर्ड्स जो एडजेक्टिव होंगे वो भी प्लूरल ही होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पर आपका जो सेवरल के बाद जो सब्जेक्ट यूज़ होगा, नॉन यूज़ होगा, वो हमारा स्टूडेंट्स होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सभी जो वर्ड्स है ना जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है लेकिन पता चलता है कुछ है कितना है, इस टाइप के वर्ड्स, तो ये सारे हमारे इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स या न्यूमरल इंडेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों कौन सा प्रीपोजिशन से यूज होगा। ठीक है ना, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस डैश इंग्लिश, इन यूज होगा या फ्रॉम या इनटू। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे पढ़िए ध्यान से, रूल नंबर 2 को, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब अवस्था का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई द्रव अवस्था में है, उसको दोस्तों हमें जो है ठोस अवस्था में बदलना हो, या ठोस में हो तो उसको द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में चेंज करना हो, तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भी इनटू का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहाँ पर वाटर लिक्विड है, अब इसको आइस में चेंज किया जा रहा है, ठोस में, सॉलिड में, तो इनटू का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए प्लीज़ प्रीपोजिशन जब मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों हमें बताना है मी क्या है, क्या ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है। तो देखिए नॉन एंड केस जब मैंने आपको टॉपिक ये पढ़ाया था दोस्तों तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी सेंटेंस में दोस्तों उस सब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है ना तो वो हमेशा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और मी जो है हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, और ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मी का हमेशा सब्जेक्टिव केस जो है ना नॉमिनेटिव केस आई होता है।
ठीक ना। आप माई का यूज नहीं कर सकते। आई का जो पॉजेसिव केस है ना वो माई होता है, क्योंकि इससे हमें माई से अधिकार का पता चलता है। जैसे दिस इज माई बुक, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होगा, यू का यू होगा, लेकिन आई का पॉजेसिव केस माई होगा, इस ठीक है ना, जहां पर हमें अधिकार का पता चलता है। इस तरीके से इन सभी का आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। चलिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे प्रियंका किस रूप में यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ही हमारा जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना ये वाला हमारा वर्ब है। अब इस वर्ब के दोस्तों ऑब्जेक्ट ग्रुप में कौन सा वर्ड यूज किया गया, तो देखिए प्रियंका किया गया है। अब प्रियंका नॉन है, तो नॉन जो है ना, नॉन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब नॉन को आप बदल नहीं सकते, पर नॉन में आई का मी हो जाता है, आई हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, और अगर ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर आई को हम मी में बदल देते हैं, जैसे ये चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, ठीक ना। क्योंकि देखिए आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रियंका जो है यहाँ पर प्रयोग जो किया गया है ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया गया है, ठीक ना। चलिए इस सेंटेंस में दोस्तों मुझे आप लोग बताएंगे ही प्रेफर्स कॉफी डैश टी, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा टू का यूज होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट देन का यूज करते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो मैंने क्लासेस करवाया है उसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है मैंने इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करवाया था, ठीक है ना। देखिए प्रेफर्स का प्रयोग जो है ना वर्ब के रूप में लाइक बेटर अधिक पसंद करने के अर्थ में होता है, और इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का, हमेशा याद रखिएगा। और क्वेश्चन इसी तरीके से बनाकर दिए जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है थर्ड क्या है। अब थर्ड दोस्तों देखिए, थर्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो देखिए थर्ड दोस्तों ये हमारा क्या है, इससे हमें ऑर्डर का पता चल रहा है ना। तो ये हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर हमें नंबर का पता चले, करेक्ट नंबर का, तो वो हमारा कार्डिनल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑर्डर से क्रम, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, और सी का मतलब काउंटिंग नंबर आ जाए वहां पर, ठीक ना। इस तरीके से यहां पर आप लोग और भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए ये सारे वर्ड्स ऑर्डिनल के अंतर्गत आएंगे और ये सारे वर्ड्स कार्डिनल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट या मोस्टली लोगों को आपने जो है ना बोलते सुना होगा यू एंड मी आर फ्रेंड, जो कि दोस्तों गलत है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, जब सब्जेक्ट के रूप में जो है ना, सब्जेक्ट के रूप में जब हम सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक ना, जब हम सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो दोनों प्रोनाउन को जो है ना एंड से जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा वो हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही है। और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस जो देखिए ही हो गया, THEY दे हो गया, आई हो गया, ये सारे हमारे सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में शो किया था। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया था, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ग्रुप में हमेशा जो है ना एंड कंजक्शन से जुड़कर हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आप मी का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गलत बोलते हैं यू एंड मी आर फ्रेंड, मी गलत यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है उसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं, है ना। सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं नॉमिनेटिव केस को, दोनों एक ही होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ही का हिम, अब हिम क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हिम का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गलत है। इसी तरीके से देखिए यू ही एंड आई आर क्लेवर, बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मी भी लगा देंगे, हिम भी लगा देंगे, जो कि गलत है। देखिए ऑप्शन में दोस्तों कौन सा वर्ड नॉमिनेटिव केस में है। देखिए नॉमिनेटिव केस जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, तो ही यहाँ पर प्रयोग हुआ। क्योंकि देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और ही का पॉजेसिव केस जो है ना हिज होता है, और हर्ष जो है ये सी का होता है। सी का पॉजेसिव हर्ष यहाँ पर केस में आता है, और ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और HER हर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, अब इसका जो है ना आपको पैसिव वॉइस बताना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका नियम हमारा क्या कहता है कि दोस्तों जब हम सेंटेंस में जो है ना एज अ सेंटेंस में जब हम सेंटेंस में समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो और उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो लास्ट में हम बाई करके इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब वर्ड्स जो है ना यूज़ नहीं किए जाते स्टैंडर्ड ग्रामर में। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो।
अगर डीपली अगर नॉलेज नहीं है जिस स्टूडेंट को ग्रामर के बारे में, तो यहाँ पर वो गलती करेंगे और वो क्या कर देंगे, नन ऑफ अबव, उन्हें लगेगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि बाई संबंध तो है नहीं। उन्होंने तो यही पढ़ा था कि हमेशा जो पैसिव वॉइस में हम जो है सब्जेक्ट को जो है बाई के रूप में लास्ट में हम प्रयोग करते हैं, एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट को, ठीक है, लास्ट में हम बाई के रूप में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं बाई संबंध, तो ये वाला हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वाई संबंध स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं लगाते, इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं उनको नहीं लगाते। देखिए दोनों से सेंस दोस्तों एक ही आ रहा है, समवन हैज स्टोलन माई वॉच और माई वॉच हैज बीन स्टोलन, अब पता नहीं है किसने, है ना, तो सेंस तो एक ही आ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और बाकी वो वाला नियम आप लोग याद रखिए। देखिए देयर का प्रयोग दोस्तों आपने सेंटेंस में सही से प्रयोग करना सीखा है ना, तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए देयर के बाद दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है ना, वो हमेशा दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में उसको हम मतलब कि यूज़ करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, देयर के बाद हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये एक प्लूरल है, मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे, तो इसके साथ हमेशा आर का यूज़ होगा, ना कि इज का। अगर यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, तो फिर हम इज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस नियम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है सुधीर बाबू हैज़ ओनली वन डॉटर। अब वन क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिससे हमें नंबर का पता चले, और ये वन यहाँ पर देखिए वन जो है डॉटर, ये हमारा नॉन हो गया, और नॉन से पहले ये प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो वन तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो दोस्तों इससे जो हमें संख्या का पता चल रहा है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों एक ही होता है। अब इससे हमें डेफिनेट संख्या का पता चल रहा है ना, और कार्डिनल होते हैं जिसमें हम काउंटिंग नंबर्स कर सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है जंप्ड के बाद जो है ना कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, कौन सा प्रीपोजिशन जो है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो देखिए दोस्तों जब किसी सतह से अलग होने का बोध होता है ना, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन OFF का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मंकी जो है ट्री से कूदा, तो वहाँ से अलग हुआ ना, तो इसलिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में टेक ऑफ, जब हवाई जहाज उड़ता है तो वो एक सतह को छोड़ता है ना, तो उसके लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ करें तो टेक के बाद ऑफ का यूज़ किया ना, तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, वो फ्रॉम का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले तो आप लोग क्वेश्चन सेंटेंस को समझिए कि यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है। मूव द कप डैश द टेबल, अब डैश के स्थान पर क्या हम यूज़ करें, तो देखिए यहाँ पर टेबल जो है, सॉरी कप जो है टेबल से हटा दो। कप जब हम टेबल से हटाएंगे तो वो एक सतह से अलग हो जाएगा, तो अलग होने के बोध कराने वाले जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो OFF होता है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ होगा। देखिए डैश के स्थान पर दोस्तों सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, तो देखिए आई गेव अ मोबाइल, मैंने मोबाइल दिया, तो यहाँ पर जो है ना किसके बदले दिया, तो यहाँ पर हमारा फोर का यूज़ होगा, 500, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन फोर का यूज़ होगा। देखिए जो प्रीपोजिशंस वाले जो वर्ड होते हैं ना दोस्तों, उसका प्रयोग कई अर्थों में होता है, ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है के बदले के रूप में भी होता है, ओनली के लिए के अर्थ में ही नहीं होता, ठीक है ना, दोनों अर्थ में होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ 50 लाइक कर दीजिएगा, 50 लाइक का टारगेट है, ठीक ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप अदर टॉपिक की क्लासेस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है, रीजनिंग की, मैथ की दोस्तों, साइंस की, सोशल स्टडी की, उन सभी को जो है वहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।